आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के इस प्यारे से चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम इंडिगो है, जो लाइस फीचर के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर के समरी को इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन के सभी चैप्टर क्रमशः अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आप आसानी से हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किसी भी तरह के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज जिस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम इंडिगो है, जो कि एक रंग है या नील की फसल कह सकते हैं। इस चैप्टर में गांधी जी के चंपारण दौरे के संघर्ष के बारे में बताया गया है। इसके मुख्य कैरेक्टर गांधी जी हैं तथा उनके साथ साथ राजकुमार शुक्ला, जो कि एक अनएजुकेटेड और रिसोल्यूट पीजेंट्स हैं। अगले कैरेक्टर में गांधी जी की पत्नी हैं, जिनका नाम कस्तूरबा है। इसके साथ साथ उनके सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम देवदास मोहनदास गांधी है। हालांकि इनके 4 बेटे हैं, जिसमें जो सबसे बड़े बेटे का नाम है हरिलाल मोहनदास गांधी है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरे बेटे का नाम मणिलाल मोहनदास गांधी है। तीसरे बेटे का नाम रामदास गांधी है और चौथे बेटे का नाम देवदास मोहनदास गांधी है। इसके साथ साथ और भी जो कैरेक्टर है जिनके बारे में वर्णन किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जेबी कृपलानी जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, एडवर्ड गेट और सीएफ एंड्रयूज। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। आज हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी उस घटना का वर्णन करना शुरू करते हैं जिसने उन्हें भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। यह घटना 1917 की है। गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। वहीं गरीब और दुर्बल किसान, जिनका नाम राजकुमार शुक्ला है, गांधी जी के पास पहुँचे। शुक्ला जो कि चंपारण के बटाईदारों में से एक थे। शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उनके ज़िले में आएँ, दौरा करें और वहाँ के किसानों की स्थिति को देखें। वह कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय की शिकायत करने आए थे। गांधी जी की अन्य प्रतिबद्धताएं थी, लेकिन शुक्ला हफ्तों तक हर जगह उनके साथ रहे। उन्होंने कभी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी उनके दृढ़ता, उनके लगन से बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ चंपारण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने शुक्ला जी को कलकत्ता आने और वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जब गांधी जी कुछ महीनों बाद कलकत्ता गए तो उन्होंने वहाँ शुक्ला जी को पहले से ही मौजूद पाया। शुक्ला जी और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील से मिलने पटना बिहार गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। वहाँ का जो नौकर था, शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानता था, जो नील बटाईदारों की मदद करने के लिए उनके मालिक को परेशान करता था। जब गांधी जी उसके साथ आए तो उन्होंने सोचा कि यह भी एक मामूली सा किसान ही होगा। गांधी जी को कुएं के पानी पीने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह भी राजकुमार शुक्ला की तरह अछूत हैं। गांधी जी के आगमन की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। चंपारण बटाईदार बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। उन्होंने उनको अपने मामलों के बारे में बताया और उसकी फ़ीस की रकम के बारे में भी व्याख्या किया। गांधी जी ने गरीब बटाईदारों से भारी फीस वसूलने के लिए वकीलों को फटकार लगाई। गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला कि किसान इतने शोषित और भयभीत थे कि कानून की अदालत में जाना बेकार था। उनके लिए वास्तविक राहत भय से मुक्त होना था, क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए थे। चंपारण की खेती के लिए उपयुक्त अधिकांश जो ज़मीनें थी, अंग्रेज़ों के स्वामित्व वाली बड़ी संपदा में विभाजित थी। उन्होंने भारतीय काश्तकारों को अपनी जोत का 15% नील की खेती में लगाने और पूरी नील की फसल को किराए के रूप में दे देने के लिए बाध्य किया था।
उन जमींदारों को यह पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है, तो उन्होंने बटाईदारों से 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजे की मांग की। बटाईदारी व्यवस्था अजीब थी। इतने सारे किसानों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उनमें से कुछ ने वकीलों की सहायता ली। इसी बीच कृत्रिम नील की खबर बटाईदारों तक पहुंच गई और उन्होंने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया। फिर वो दुखी और आक्रोशित हो गए और वे अपना धन वापस मांगने लगे। इस तरह की व्यवस्था के बीच गांधी जी चंपारण पहुँचे। सभी तथ्यों को एक साथ समेटने के लिए वे ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव से मिले। विरोध के बाद वे सचिव से मिले। सचिव ने उनसे कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दी जाएगी, लेकिन गांधी जी ने जवाब दिया कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। फिर ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। गांधी जी ने बताया कि उन्हें धमकाया गया था और तिरहुत छोड़ने के लिए कहा गया था। गांधी जी चंपारण की राजधानी मोतिहारी गए। भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। एक घर को उन्होंने मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी। एक रिपोर्ट आई कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ बदसलूकी किया गया। गांधी जी ने स्वयं इस मामले की जांच करने का फैसला किया। रास्ते में एक पुलिस अधीक्षक के दूत, जो कि एक संदेशवाहक था, ने उन्हें शहर वापस लौटने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए एक आधिकारिक नोटिस दिया गया। गांधी जी ने नोटिस की एक रसीद पर हस्ताक्षर किए और लिख दिया कि मैं ऐसे आदेश को नहीं मानता। गांधी जी रात भर सो नहीं सके। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को पटना से प्रभावशाली मित्रों के साथ आने के लिए टेलीग्राम किया और आश्रम को निर्देश भेजे। उन्हें वायसराय को भी तार भेजा। अगले दिन हजारों किसान मोतिहारी पहुंच गए और न्यायालय के प्रांगण के आसपास प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने केवल यह सुना था कि एक विशिष्ट महात्मा आया है जो उनकी मदद करना चाहता है। अधिकारियों के कारण परेशानी में था। गांधी जी ने महसूस किया कि यह अंग्रेज के भय से उनकी मुक्ति का प्रारंभ हो चुका था। अधिकारी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे थे उस भीड़ की वजह से, लेकिन गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उन अधिकारियों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजों को यह साबित किया कि उनका अत्याचार अब सहन नहीं किया जा सकता। सरकार हैरान हो गई। सुनवाई स्थगित कर दी गई। गांधी जी ने देरी करने का विरोध किया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन केवल उनके अंतर्मन की आवाज़ के कारण। न्यायाधीश ने 2 घंटे के अवकाश की घोषणा की और गांधी जी को जमानत तैयार करने के लिए कहा। गांधी जी ने मना कर दिया। न्यायाधीश ने कई दिनों तक फैसला ही नहीं सुनाया। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी को आज़ाद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने कई वकीलों के साथ गांधी जी को सम्मिलित किया। गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि उन्हें जेल भेज दिया गया तो क्या करेंगे। पहले तो उन्होंने मदद के लिए मना कर दिया, लेकिन जब बाद में उन लोगों ने सोचा, विचार विमर्श किया कि कोई दूसरे जगह से एक व्यक्ति जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमें भी उसके लिए उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि वे लोग भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। उसी समय गांधी जी ने कहा, अगर तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत है तो चंपारण की लड़ाई की जो जीत है वह शुरुआत हो चुकी है। जमींदारों के खिलाफ काफ़ी सबूत थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उनको कितना मुआवजा चुकाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी अवैध रूप से और धोखे से बटाईदारों से वसूले गए धन की संपूर्ण मुआवजे की मांग करेंगे, लेकिन गांधी जी ने 50% मांगा। जमींदारों ने 25% वापस करने की पेशकश की। सभी को आश्चर्य हुआ कि गांधी जी मान गए। मतलब उन्होंने 25% देने के लिए कहा। हालांकि गांधी जी ने कहा हमको 50% चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम आपको मात्र 25% देंगे, और इस बात को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। तो यह बात लोगों को काफ़ी शॉकिंग कर देता है। गांधी जी ने समझाया कि मुआवजे की धनराशि महत्वपूर्ण नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि जमींदारों को धनराशि के एक हिस्से के साथ उनकी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी देना पड़ा था। बागवानों ने कानून से ऊपर होकर मालिक के रूप में व्यवहार किया था, लेकिन इस घटना के बाद किसानों ने देखा कि उनके पास अब सुरक्षा भी है और उनके पास एक आधिकारिक व्यक्ति भी है। गांधी जी
के चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन के बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से सहायता की गुहार लगाई। उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनका सबसे छोटा बेटा देवदास सहायता के लिए पहुँचे। चंपारण के 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियमों को सिखाया। बीमारों को आरएनडी का तेल, कुनैन और सल्फर मरहम दिया गया। उसमें मात्र 3 ही मेडिसिन चलते थे, एक आरएनडी का तेल और कुनैन और सल्फर। यही बदल बदल कर सभी पेशेंट्स को दिए जाते थे ठीक करने के लिए। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को देखा। उन्होंने कस्तूरबा से इसके बारे में बात करने के लिए कहा। एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई। उसने उन्हें दिखाया कि कपड़ों के लिए उनके पास कोई बक्से या अलमारी नहीं थी। उसने जो साड़ी पहनी थी उसके पास मात्र एक ही थी। गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसमें उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत को ढालने का प्रयास किया जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र बना सके। चार्ल्स फ्री एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिवादी जो गांधी जी के एक समर्पित अनुयायी बन गए थे, उन्हें अलविदा करने आए थे। गांधी जी के वकील मित्र चाहते थे कि एंड्रयूज उनकी मदद करे। गांधी जी ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार एंड्रयूज से सहायता मांगना उनके दिल की कमजोरी को प्रदर्शित करना था। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कारण न्याय संगत था और उन्हें लड़ाई जीतने के लिए स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों, आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो, ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी क्लास 12th के आपके मित्र हैं उन्हें वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।